नमस्कार दोस्तों। लेखपाल और पटवारी के लिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जो आज इसका थर्ड पार्ट है। और इसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें आंसर शो हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। और पटवारी और लेखपाल का एग्ज़ाम शायद अप्रैल और मई के बीच में हो सकता है, तो आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए, अपने समय को बर्बाद ना करें और इसका उपयोग करें क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है कन्नड़, क्योंकि असमिया और उड़िया और बंगला ये हमारी पूर्वी भाषाएं हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, क्योंकि इसके चार उसके मूल स्वर होते हैं और इसके दीर्घ स्वर 3 होते हैं और संयुक्त स्वर 4 होते हैं। तो इन सभी को मिला के टोटल 11 स्वर होते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इसका जो ड वर्ड का जो उच्चारण है, यह इसका उच्चारण स्थान है। तो इसका राइट आंसर सी है, मूर्धन। ओके। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? पहले तो हम ये जानते हैं कि अघोष और सघोष किसे कहते हैं। जो अघोष होते हैं तो इनके जो ध्वनियों में जो उच्चारण में जो कंपन अगर नहीं होता है तो यह अघोष कहलाते हैं। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमको कंपन होता है तो उनको हम सघोष कहते हैं। क्योंकि अगर देखें तो अघोष में पहला और जो सेकंड जो दूसरा जो व्यंजन होता है वर्ग का, तो उनको हम अघोष कहते हैं। और जो वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होता है वो हम उन्हें शगुस कहते हैं। तो इसका जो इसका वर्ग है, जो इसका चौ वर्ड है, तो अगर इसको देखें तो कुछ विद्वानों के आधार पर इसको स्पर्श और संघर्षी भी कहते हैं। बट यहाँ पे जो अघोष अगर दिया है तो यहाँ पर हम इसको चौ इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है 2, क्योंकि एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो इसका राइट आंसर है दर्शन, क्योंकि गाय और बहन और लता ये सभी हमारे एक वचन कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें वह कौन सा सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर है निश्चयवाचक, क्योंकि यहाँ पर हम लड़की की तरफ इशारा हो रहा है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर हम एक निश्चयवाचक के रूप में हम इसको देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है निश्चय, क्योंकि इसमें हमको नज़दीकियाँ व दूरियों का बोध होता है, जैसे कि वह और यह। तो इसमें हमको ये जब जहाँ पर भी प्रयोग होता है वहाँ पर निश्चयवाचक का सर्वनाम होता है। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें विद्वान शब्द यहाँ पर विशेषण शब्द है, क्योंकि सुंदरता और कवि और भलाई यहाँ पर विशेषण नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो इसका पद और रूप और शब्द, तो इनका क्रिया के मूल शब्द नहीं है, मूल रूप नहीं है। तो इसका क्रिया का जो मूल रूप होता है वह धातु। ओके। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो इसमें छः आंसर है, इसका राइट आंसर है, क्योंकि आचार्य किशोरीदास जी ने हिंदी के में जो कारक की संख्या यहाँ पर 6 बताई। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय युग को ही यहाँ का प्रथम युग माना गया है हिंदी गद्य का। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेम सागर किसका एक सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर है लल्लू लाल, इसका राइट आंसर है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कृषांगनी और किशांगी और किसांगी, ये यहाँ पर शुद्ध वर्तनी नहीं है। और अगर कहें तो इसका राइट आंसर सी है, जो यहाँ पर शो हो रहा है किसांगी यहाँ पर शुद्ध वर्तनी है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद यहाँ पर 8 होते हैं, क्योंकि इसके जो रचना के आधार पर कहें तो इसके रचना के आधार पर इसके तीन तीन भेद होते हैं। और अर्थ के आधार पर पूछा गया है तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, जैसे कि निषेधवाचक और प्रश्नवाचक और विषमभावबोधक और आज्ञावाचक और इच्छावाचक और संदेहवाचक और संकेतवाचक, यह इसके 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका निर्दयी निर्दयी में समास होगा।
तो यहाँ पर बहुब्रीहि समाज होगा, लेकिन अभी हमारे कोर्स में नहीं है, तो आप भी तो इसको जाने देते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो इत्यादि में यहाँ पर यण संधि है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर जब ई और ऊ और रौ के बाद अगर हम देखें तो कोई भी स्वर अगर हम इसमें जुड़ते हैं तो यह क्या कहलाता है? यो और वो और रौ में बदल जाता है। अगर कोई भी हम अर्ध स्वर होते हैं जैसे अध्यादेश, व्यवहार, व्यवसाय, तो यहाँ पर अर्ध स्वर किसी में भी अगर आता है तो वहाँ पर हम यण संधि कहलाता है। तो यहाँ पे भी देखिए, अगर गौर कीजिए तो यहाँ पे इत्यादि में तो शब्द यहाँ पर आधा दिया हुआ है। तो अगर किसी भी वर्ड में अगर आधा आपका कोई भी वर्ण आपको दिया हुआ है तो उसमें ज़्यादातर अगर संभावना होती है यण संधि की संभावना होती है। और वैसे जो मैंने नियम बता रखा है इसका, जो ई, ऊ और रो के बाद अगर कोई भी विजातीय स्वर आए तो उनके जुड़ने के बाद यह यो और वो और रो में बदल जाता है, तो वहाँ पे हम इसको यण संधि कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पौ, धन, अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर अगर राइट आंसर है तो इसका अयादी संधि है, यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर अयादी संधि किस लिए है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो बड़ी ए और बड़ा ओ होता है, अगर इसमें भी कोई विजातीय स्वर मिल जाए तो यह आई, आ, य, औ और आओ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे नयन, नायक, नय धन अक, ठीक है। जैसे नायिका का संधि विच्छेद होता है नय धन इका, ओके। जैसे पवन है, पवन का पौ धन अन, तो इसमें अब आपको अयादी संधि होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो जैसे आपको इसके एग्जाम्पल बताए हैं तो उसके आधार पर यहाँ पे अयादी संधि होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? अयादी संधि। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है इसका फ्रेंच भाषा में ही, यहाँ पे इनका भाषा में ही इसका लेखन हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अगर आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं, क्योंकि इनमें एक गलती होती है, यहाँ पर नहीं वर्ड कोई पढ़ता नहीं है, तो इसी वजह से लोग गलती करते हैं। तो आप पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। तो इसमें लिखा है कि बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वांगीसा इसका राइट आंसर है, क्योंकि अ, क्योंकि बिजुरी और चपला और क्षण प्रभा यहाँ पर बिजली के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिमानी का विलोम शब्द होगा, तो अभिमानी का विलोम शब्द निर्भिमानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रीतम भरद्वाज जागर ढोल सागर इंटरनेशनल अकादमी का शुभारंभ किया, वो यहाँ देहरादून में इसका शुभारंभ किया है, क्योंकि प्रीतम भरद्वाज जी को ढोल सागर का खोजकर्ता माना गया है, ओके। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर है हल्द्वानी में इसका महोत्सव आयोजित किया गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तरकाशी भूकंप कब आया था? इसका राइट आंसर 20 अक्टूबर 1991 में इसका भूकंप यहाँ पे आया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा कब की गई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, तो इसका राइट आंसर है 4 अप्रैल 2001 को। तो दोस्तों ये मेरे 24 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए थे। तो आप अभी नेक्स्ट मैं सीरीज़ लेके आऊँगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ दिनों में मैं आपका एक नई सीरीज़ इसका 4th पार्ट लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।